कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर मैं हूँ मोहम्मद और मैं सलीम। हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है चाइनीज डिप्लोमेट सेड आई एम अ बिग फैन ऑफ इंडिया। क्या बात है भाई। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली चाइना के जो राजदूत हैं टू बांग्लादेश, जी हां, भारत में नहीं, जो चाइना के राजदूत हैं बांग्लादेश में, इन्होंने ये कमेंट कर दी कि मैं भारत का बहुत बड़ा फैन हूं। और यहां पर आप देख पाओगे, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इनकी ये स्टेटमेंट है ना कि बिग फैन ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट इंडिया में पॉपुलर हो गई, बांग्लादेश में पॉपुलर हो गई। चाइना के सोशल मीडिया में लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये स्टेटमेंट हमारे एम्बेसडर ने क्यों दे दी, इनको ये सब बोलने की क्या आवश्यकता थी। और साथ ही साथ कई चाइना के लोग कह रहे हैं, देखो घूम फिर के बात तो इन्होंने ठीक ही कही है, इंडिया ने कई सदियों तक चाइना पर कल्चरली डोमिनेट किया है। तो बिल्कुल आज भी चाइना में कई लोग हैं जो इंडिया के कल्चर, इंडिया की हिस्ट्री के बहुत बड़े फैन हैं। और आगे चाइना के जो एम्बेसडर हैं टू बांग्लादेश, इन्होंने ये भी ऐड किया कि मैं चाहता हूं कि इंडिया और चाइना मिलकर काम करें। हम इंडिया को, मतलब कि चाइना के लोग इंडिया को एक दुश्मन की तरह नहीं देखते। नाउ सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए कि यह स्टेटमेंट आई है चाइना के टॉप ऑफिशियल की तरफ से एक ऐसे टाइम में जब जयशंकर साहब ने रिसेंटली, जो चीन के एम्बेसडर थे टू इंडिया, इनको जाने से पहले बहुत कुछ सुनाया। और अभी तक मोदी जी ने शी जिनपिंग को कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं किया थर्ड टर्म जीतने के लिए। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि शी जिनपिंग को मिल चुकी है थर्ड टर्म। आने वाले 5 सालों तक शी जिनपिंग रहेंगे चाइना के प्रेसिडेंट। तो ना मोदी जी ने, ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, किसी ने भी कोई कॉन्ग्रेचुलेशन का लेटर अभी तक चाइना को नहीं भेजा है। तो इस वीडियो में जरा हिस्ट्री देखते हैं कि किस तरीके से इंडिया ने डोमिनेट किया है चाइना को कल्चरली। और हर 5-6 दशकों में आप देखोगे एक चाइना का कोई एम्बेसडर, कोई बड़ा आदमी खुद ही बोल पड़ता है कि हाँ जी, इंडिया ने हमें बहुत डोमिनेट किया। नाउ ये आपके सामने फोटो है हु शी की। ये चाइना के बहुत ही फेमस पॉलिटिकल थिंकर, इनके एम्बेसडर, यूएन में रिप्रेजेंट किया चाइना को। एक आप कह लीजिए बहुत ही बड़ी फिगर है चाइना की डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में। इन्होंने ओवर द इयर्स बहुत सारी किताबें लिखी है, इनके कई स्पीचेस काफी फेमस हैं इंडिया में। वैसे मैं आपको बता दूं कि इनकी एक कोट बहुत ज़्यादा फेमस है। जब यूनाइटेड नेशंस में हु शी खड़े हुए थे एक बार, तब इन्होंने इंडिया के बारे में ये कहा था कि इंडिया ने कब्जा लिया था, कॉन्कर कर लिया था और फिर डोमिनेट भी किया चाइना को कल्चरली 20 सदियों तक। एक सदी में कितने साल होते हैं? 100 साल। तो 20 सदियां कितनी हो गई? ये कह रहे हैं कि 2000 साल तक इंडिया ने कब्जा के रखा और डोमिनेट किया चाइना को विदाउट एवर हैविंग टू सेंड ए सिंगल सोल्जर अक्रॉस द बॉर्डर, बिना एक सैनिक भेजे। पूरा आप कह लीजिए जो जिस तरीके से चाइना के लोग सोचते थे, जो रिलीजन ये लोग फॉलो करते थे, जो इनकी कस्टम्स थी, ये सब भारत से आ रहा था। ये चाइना के एक बहुत बड़े डिप्लोमेट ने खुद कहा था यूएन में खड़ा होकर। और इस कोड को आप ऐसे गूगल करोगे तो आपको ये कोड मिल जाएगी। और इस कोड के पीछे रीजन भी आपको समझना होगा। बुद्धिज्म आप अगर देखो, बुद्धिज्म की शुरुआत कहां से हुई? भारत से हुई। और फिर बुद्धिज्म पूरे एशिया में लगातार फैला, अफगानिस्तान से लेकर चाइना, फिर जापान, फिर आज के समय जो आसियान देश हैं, हर जगह बुद्धिज्म फैला भारत से। और चाइना में आज भी आप अगर देखोगे तो पुराने इनके पास रिकॉर्ड मिलेंगे, टेक्स्ट मिलेंगे, जहां पर बुद्धिज्म के बारे में बहुत सारी जानकारी है। संस्कृत में वो टेक्स्ट है। तो ये भी हमको पता लगता है कि एक टाइम था 500 बीसी से लेकर 600 एडी के बीच में, जब भारत से बहुत सारे जो बुद्धिज्म के एक्सपर्ट थे ये चाइना में जाते थे, इनके एम्परर इनको बुलाते थे और फिर संस्कृत में चाइना के जो स्कॉलर्स थे उनको सिखाते थे, इंडिया के स्कॉलर्स, कि देखिए ये बुद्धिज्म के मेन टेनेंट्स हैं, इस तरीके से हम फॉलो करते हैं बुद्धिज्म, बुद्धिज्म में हमारे ये बिलीव्स हैं। तो चाइना में कई सदियों तक जो रिलीजन डोमिनेंट था वो भारत से ही आया था। भारत ने लिटरली चाइना को बताया कि आप रिलीजन फॉलो कैसे करते हैं। फिर उसके बियॉन्ड आप अगर जाओ तो आपने काफी बार शाओलिन कुंग-फू के बारे में सुना होगा। तो शाओलिन कुंग-फू की शुरुआत भी किसने करी थी? बोधिधर्मा ने करी थी। ये तमिलनाडु के सेज थे। ये 5th से लेकर 6th सेंचुरी के आसपास तमिलनाडु से होते हुए बहुत ही लंबी यात्रा करके पहुंचे चाइना में
और चाइना में जब लोगों ने इनको देखा तो लोग अपने आप इनके बहुत बड़े भक्त बन गए और बोधि धर्मा ने फिर चाइना में शाओलिन जो कुंग-फू है इसकी नींव रखी। आज भी आप देखोगे चाइना में आपको बहुत सारी श्राइन्स मिलेगी बोधि धर्मा की, और बोधि धर्मा को चाइना में ये लोग कहते हैं डामो। इवन जापान में भी आप अगर देखोगे तो बोधि धर्मा का कल्चरल इम्पैक्ट आपको दिखेगा। मैं आपको इम्प्लोर करूंगा कि जब ये वीडियो खत्म होगी ना तो एक बार बोधि धर्मा के बारे में ऑनलाइन गूगल में कहीं सर्च करना, या फिर मैं कोशिश करूंगा कि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बाद में कभी लेके भी आऊं आपके लिए। और ये मत समझना कि कल्चरल इम्पैक्ट, कल्चरल डोमिनेंस यहाँ पर खत्म हो जाती है। आप ब्रिटानिका में जाकर देखो, जो ब्रिटेन की एक बहुत ही फेमस एनसाइक्लोपीडिया है, यहाँ पर कहते हैं कि जी मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इन सब की जानकारी भारत से होके ही चाइना में गई थी। हाँ, ये मैं यहाँ पर ऐड करूंगा कि ब्रिटानिका खुद अपनी वेबसाइट पर ये लिखती है कि जो ये इन्फ्लुएंस था ना भारत का चाइना पर, ये 15वीं सेंचुरी के बाद रुक गया। 15वीं सेंचुरी तक आपको पता होगा कि नॉर्दर्न इंडिया में बहुत सारे इन्वेडर आकर बस गए थे, और फिर 16 सेंचुरी से तो मुगल एम्पायर की प्रॉपर शुरुआत भी हो गई थी। तो 15 सेंचुरी तक इंडिया का एक बहुत ही डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस था चाइना के कल्चर पे, बिना वॉयलेंस किए। कोई सोल्जर नहीं भेजा, एक कोई लड़ाई नहीं हुई, मगर फिर भी चाइना के लोगों को हमने जीत लिया था। और ये जो सेम कोट है ना, ये राजनाथ सिंह जी ने भी एक बार मेंशन करी थी 2016 में। यहाँ पर आप देख पाओगे अप्रैल 15 2016 का आर्टिकल है। यहाँ पर लिखा है वी डोमिनेटेड चाइना कल्चरली फॉर ओवर 2000 ईयर्स। जो बात चाइना के एम्बेसडर हु शी ने कही थी, वही बात राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पर दोहराई कि देखिए चाइना के लोग ये बात कह चुके हैं कि 2000 साल तक हमने डोमिनेट किया था चाइना को। मगर मैं आपको बता दूं कि हु शी जिन्होंने ये कमेंट दी थी, ये कोई उस वक्त चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, तो इसलिए इनकी जो कमेंट है काफी न्यूट्रल है। आज के समय जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है ना, इस स्टेटमेंट से भी चिढ़ जाती है। जब राजनाथ सिंह जी ने ये स्टेटमेंट दी थी 2016 में, उसके बाद चाइना का जो सरकारी न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, ये बरस पड़ा राजनाथ सिंह जी पर। ग्लोबल टाइम्स ने खूब आलोचना करी राजनाथ सिंह की, और ये कहा कि आपको ये सब बातें बोलने की क्या आवश्यकता है, इससे लगता है कि इंडिया को घमंड है इस बात का, आपको घमंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक हिस्ट्री थी, उसको सेलिब्रेट करते हैं, आप इसको इतरा के क्यों बोलते हो। मगर मैं आप सबको एक बात बताता हूँ, सूरज जब उठता है ना तो सबको दिखता है। सूर्य के प्रकाश को आप दुनिया से छुपा नहीं सकते। वैसे ही सच्चाई भी ना इवेंचुअली आपकी जुबान पे आई जाती है, चाहे आपको एक स्टेटमेंट से जितना कष्ट होता हो कि राजनाथ सिंह जी ने ये क्यों बोल दिया। चाइना का सरकारी मीडिया उस वक्त काफी गुस्सा था, मगर आज के समय आप फिर देखिए इतिहास का जो एक आपके सामने फैक्ट्स है जिनको आप इग्नोर कर नहीं सकते, वो देखते हुए, वो स्टडी करने के बाद जो चाइना के राजदूत हैं टू बांग्लादेश, ये बोल पड़े कि मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इंडिया का, और मैं चाहता हूँ कि इंडिया और चाइना मिलके काम करें। और मेरे हिसाब से देखिए, इंडिया में भी शायद ही कोई आदमी होगा जो चाहेगा कि बिना वजह चाइना के साथ हमारे रिलेशंस खराब रहें, क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे बड़ी ट्रेजेडी होगी इंडिया और चाइना दोनों देशों में जिन लोगों ने पावर्टी में बिताए हैं कई सदियां, जिन लोगों ने वेस्टर्न पावर्स के जुल्म झेले हैं, वो लोग आप सोच कर देखिए कितना रिग्रेट फील कर रहे होंगे देखकर आज के समय कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस खराब हैं और इसका बेनिफिट हो रहा है वेस्टर्न कंट्रीज को। मगर प्रॉब्लम ये है कि जो चाइना का अग्रेशन है इंडिया के अगेंस्ट, और जो चाइना का सपोर्ट है पाकिस्तानी टेररिज्म को, इसकी वजह से इंडिया और चाइना प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे एशिया में। बट स्टिल चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट आई, इवन दो अभी रिसेंटली क्या हुआ देखो, जो चाइना के राजदूत हैं भारत में, सन जिनका नाम है, इनका कार्यकाल खत्म हो गया। ये वापस जा रहे थे चाइना में, जयशंकर साहब ने रास्ते में रोक लिया, बोला कि देखिए इंडिया चाइना रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने में ना फ़ायदा हमारा भी है और आपका भी है। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे जयशंकर साहब ने ये कह दिया कि बॉर्डर पे स्थिति और ज़्यादा नॉर्मलाइज करो, इंश्योर करो कि जो टेंशन बिल्डअप हो गई थी वो इन द फ्यूचर नहीं होगी। इसमें सिर्फ हमारा फ़ायदा नहीं है, ये मत समझ लेना कि हम लोग चाहते हैं कि जी भैया चाइना से हम बच के रहना चाहते हैं। चाइना का भी भला इसमें ही होगा अगर इंडिया के साथ ये पीसफुली कोएग्जिस्ट करते हैं। उसके अलावा आप अगर देखो तो मोदी जी ने बाकी क्वाड कंट्रीज़ के साथ मिलकर अभी तक शी जिनपिंग को कोई भी कंग्रेचुलेशन नहीं दी। जी हाँ, यहाँ पे मैं कहूँगा कि क्वाड कंट्रीज़ ने एक अच्छा स्टांस लिया है। ना जो बाइडन ने, ना एंथनी एल्बनीसी ने, ना किशिदा ने, ना पीएम मोदी ने, किसी भी क्वाड लीडर ने अभी तक शी जिनपिंग को कांग्रेचुलेशंस नहीं दी। शी जिनपिंग अकेले बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कि जिस तरीके से 2017 में मोदी जी ने कांग्रेचुलेट किया था शी जिनपिंग को, वैसे ही कुछ मैसेज आएगा। मगर नहीं, कोई भी मैसेज इंडिया की तरफ से अभी तक नहीं भेजा गया। और वैसे आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि हम लोग शी जिनपिंग को कांग्रेचुलेट भी नहीं कर रहे और ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि जी हम तो आपके फ़ैन हो गए, ऐसी क्या यहाँ पर बात हो गई।
देखिए, रीज़न यहाँ पर थोड़ा बहुत ये भी है कि चाइना इंडिया की इम्पोर्टेंस ऐसे नहीं तो ऐसे समझ रहा है। अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो इंडिया चाइना का ट्रेड सिर्फ इसी साल, अभी जो साल खत्म भी नहीं हुआ, सिर्फ इसी साल में $100 बिलियन के ऊपर जा चुका है। और ट्रेड डेफिसिट जो है ना, ये $75 बिलियन के ऊपर जा चुका है। मतलब कि बेसिकली 75% हम परचेज कर रहे हैं चाइना से, सिर्फ 25% कर रहे हैं एक्सपोर्ट। और ये जो अभी अमाउंट है ना, ये साल खत्म होने तक आप अगर देखो तो कोई बड़ी बात नहीं है, 120-125 बिलियन डॉलर के ऊपर चला जाए। रिकॉर्ड तोड़ रेट पर आज के समय भारत और चीन व्यापार कर रहे हैं। चाइना को बहुत बेनिफिट हो रहा है इंडिया के साथ ट्रेड करके, तो ये बात भी मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग भी भावनाओं में ना बह जाएं, ये ना समझना स्टार्ट कर दें कि जी चाइना बहुत अच्छा है। इनका भी कहीं ना कहीं स्वार्थ है। ये लोग भी जानते हैं कि इंडिया की कंज्यूमर मार्केट जैसे जैसे बढ़ेगी, आने वाले सालों में कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिया चाइना का ट्रेड 300 बिलियन $400 बिलियन के आसपास जा सकता है, जिसमें प्योर बेनिफिट होगा चाइना को। उस केस में भी अगर स्थिति ऐसी रही जैसे अभी के लिए है, तो उस केस में भी चाइना 250-300 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा होगा इंडिया को, और इंडिया से परचेज कर रहा होगा सिर्फ 150 या फिर $100 बिलियन की आइटम्स। तो उस केस में ये लोग फैन नहीं, ये लोग बहुत कुछ मतलब पिताजी वगैरह सब बोलेंगे हमको। तो ये सब बातें मैं आपको बस इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप समझ पाएं कि समीकरण क्या है। कभी भी किसी स्टेटमेंट को लेकर ज्यादा भावुक मत हो जाना। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, हिस्ट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये है कि वो पहले चाइनीज ट्रैवलर कौन से थे जो चाइना से इंडिया में आए थे। बहुत ही फेमस नाम है, ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, हु शीजिन, फाहीन या फिर इब्न बतूता या नन ऑफ दी अबव। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइफ में एक बार आप चाहते हैं कि प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम का आपको अटेम्प्ट देना है, तो कमेंट सेक्शन में जाइए। यहाँ पर पिन कमेंट में आपको मिलेगा लिंक यूपीएससी सब्सक्रिप्शन का, यहाँ पे आप कर सकते हैं क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। इस कोर्स के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, पीडीएफ यहाँ पे आपको मिलेगी, लाइव टेस्ट होंगे, लाइव क्विजेस होंगे। और अगर आपके पास अभी टाइम है, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी 2-3 साल का टाइम है आराम से अटेम्प्ट करना यूपीएससी एग्जाम कुछ सालों बाद, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है करीब 2996 रुपीज़ पर मंथ, ये पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, सर प्रशांत ने बिल्कुल भाई एक अच्छा एक्सप्लेन किया है कि जो चाइनीज़ हैं वो क्यों फ़ैन हो रहे हैं भाई इंडिया के, कि आज उनको ये स्टेटमेंट देनी पड़ गई है। ठीक है, कि स्टेटमेंट को अगर देखा जाए तो चाइना का रुझान जो काफ़ी है ना अब इंडिया की तरफ होता जा रहा है। वो ये देख रहे हैं कि जो इंडिया आने वाले कुछ सालों में, कुछ 6 सालों में बहुत आगे जा पहुंचेगा। तो चैन क्योंकि वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ की छोड़कर वो इंडिया की तरफ आ रही हैं, तो फिर तो भाई कुछ देखा जाए ना तो चाइना भी इतना मतलब कि डिपेंड नहीं है इंडिया पर, के ज़रूरी है कि दोनों एक दो मतलब कि ट्रेड कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। ये हम नहीं बोल सकते कि चाइना फुली एक इंडिया पर डिपेंड है, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक आप देख लें, अभी भी चाइना हर मामले में इंडिया को टक्कर देता है और सबसे ज़्यादा आगे ही होता है, आप अगर रियलिटी पर जाएँ तो। लेकिन ये होती है स्टेटमेंट, क्योंकि कल्चरी एक देखा जाए ना, हिस्ट्री तो इंडिया चाइना की काफ़ी एक इंटरेस्टिंग है, तो इसी वजह से उसने भी बोल दिया होगा कि मैं फ़ैन हूँ। लेकिन आप इतना ना जाएं, एक इमोशनल में ना जाएं, क्योंकि ये इतने किसी के सक्के नहीं होते। इन्होंने तिब्बत भी ऐसे ही कैप्चर किया था उसको बुलाकर कि हम आपके बहुत सक्के हैं, हम आपके बहुत दोस्त हैं। तो ऐसे मतलब कि इतना बिलीव नहीं आसानी। लेकिन देखा जाए तो शी जिनपिंग को काफ़ी एक इधर पाकिस्तान से पता नहीं मुबारकबाद किसी ने दी है कि नहीं है, किसी ने नहीं दी। नहीं शहबाज शरीफ ने आई थिंक ट्वीट किया था, और अच्छा। किसी ने हमने नहीं देखा कि इंटरनेशनल जो है ना लीडर उन्होंने बोला हो। ओपनली जो है ना, जिस तरह पहले हलचल मचती थी ना, वो नहीं है इस दफा। हाँ। बहुत खामोशी रही है उसके जो है ना, वो जब वो रियल एक्ट हुआ है ना। बाकी 2000 साल वाली जो है ना वो हिस्ट्री का पता चला, वो तो बहुत खुशी हुई है उसके ऊपर है।
हाँ। इस चीज का नहीं पता था। राजनाथ तो साहब ने उस जो हवाले से वो statement फिर दी। एक खूनी रिश्ता है ना। लेकिन देखा जाए तो इंडिया भी इतना सीरियस नहीं लेता, नहीं सॉरी, चाइना भी इतना, उन्होंने भी नहीं सीरियस लिया इस मामले को, क्योंकि बांग्लादेश में वो एम्बेसडर है, तो उसके स्टेटमेंट को, क्योंकि एक अच्छा है, मतलब कि अच्छी उन्होंने सूरत हाल आजमाई है, क्योंकि इधर से कोई स्टेटमेंट या उधर से होता तो एक हलचल मच जानी थी कि भाई गरदार है या ऐसा है, तो वो अभी भी उनमें तो भाई एक सहूलत है समझने की और देखने की। जो हमारे जैसे बिल्कुल, लोगों लेकिन को ये कि हम एक बैठे चीज़ हैं। यहाँ पे बहुत आम है कि अगर इंडिया चाइना जो है ना वो अगर इकट्ठे हो जाते हैं या मतलब उनके रिलेशन बेहतर हो जाते हैं, तो उससे जो है ना वो बाकी जो है ना वो वेस्ट को तकलीफ थोड़ी पहुँचेगी, जो है ना जो अभी फ़ायदा उठा रहे हैं इस चीज़ का। थोड़ी सी शुरली के पीछे गई है, देखो वहाँ पे जो है ना वो ये हालांकि इतना बड़ा इशू नहीं है इंडिया चाइना का। अगर वो थोड़ी बहुत सेटिंग इनकी हो जाती है तो एक तो इकोनॉमिकली बहुत फ़ायदा है दोनों कंट्रीज़ को, तो बाकी जो है ना वो उनकी भी कुछ जो है ना उनको भी थोड़ा इस चीज़ के ऊपर होगा कि वो इकट्ठे हो गए, लेकिन वो नहीं चाहते कि ये कंट्रीज़ जो है ना ये एशियाई कंट्रीज़ जो है ना वो इकट्ठे रहें। वो उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनके जो है ना दरारें डालती रखनी है ना फंसाए हुए हैं भाई, तकरीबन हर यही चीज़ कंट्री है। के। तो इंडिया इस वक्त काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहा है, लेकिन यह है कि वीडियो भी काफ़ी अच्छी थी। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय के साथ ज़रूर कीजिएगा।